आप सभी का स्वागत है कन्हैया कुमार इन एग्रीकल्चर पे। और मेरी कंप्लीट लिखा, कौन कौन लिखे हो? तो जो जो लोग लिखे हो अपनी डायरी अपनी ओपन करो, ठीक है। पहले क्या क्या हमने लिखाया है, क्या पढ़ाया था कि सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, इसके बाद क्या बनता है सीड से? रूट बनेगा और फ्रूट बनेगा, है ना। लेकिन रूट और फ्रूट बनने से पहले एक प्रक्रिया होती है जो कि क्या होती है? जर्मिनेशन होती है ना। तो जर्मिनेशन कैसे होता है? जब हमारा एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो में क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं एम्ब्रियो में, हमने अभी बताया। पहला पार्ट क्या होता है ना। तो जर्म में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है और साथ में प्लूमूल होते हैं और रेडिकल होते हैं। ओके, तो जो एम्ब्रियो होता है दैट इज अ मिनिएचर ऑफ द प्लांट, यानी एक छोटा सा एक मिनी प्लांट होता है एम्ब्रियो। ओके, सीड का जो पार्ट होता है एम्ब्रियो, उसमें वो क्या होता है? मिनी प्लांट होता है। तो एम्ब्रियो से क्या होगा? सीड हमारा जर्मिनेशन होता है, और जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो उससे क्या बनता है? प्लूमूल एंड रेडिकल डेवलप होना शुरू होते हैं। जब हमारा प्लूमूल डेवलप होना शुरू होता है उससे क्या कौन सा पार्ट बनेगा? सूट पार्ट, जिसको स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। और कोलियोराइजा यानी कि रेडिकल से डेवलप होगा जो कि रूट पार्ट का डेवलप करेगा, आगे चलिए रूट पार्ट को बनाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है? जब सीड से हमारी जो पहली बार रूट निकलती है, क्या निकलती है? पहली बार रूट निकलती है, वो कौन सी होती है? रूट टेम्परेरी रूट होती है। ऐसा हमने पढ़ा था, टेम्परेरी रूट होती है, है ना। और वो टेम्परेरी रूट क्या होती है? वो लगभग 20 दिन यानी कि सीडलिंग स्टेज को सपोर्ट करती है व्हीट के। यानी जब व्हीट हमारा सीडलिंग स्टेज में होता है कि लगभग कितने दिनों का होता है? 20 से 25 दिनों का होता है ना। तो 20 से 25 दिनों तक हमारा व्हीट क्या होता है? सीडलिंग स्टेज में रहता है ना। यानी कि सीडलिंग को सपोर्ट करेगी कौन सी रूट? प्राइमरी रूट, दैट इज अ टेम्परेरी रूट। इसके बाद जैसे ही मतलब कि आगे पौधे की स्टेज निकलती जाती है, यानी कि पौधा किस स्टेज में आता है? सीडलिंग स्टेज को क्रॉस करता है उस टाइम पे। यानी लगभग 20 से 25 दिन में कौन सी स्टेज ये जो रूट होती है हमारी प्राइमरी रूट्स, यानी जो टेम्परेरी होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? और जैसे ही डैमेज होना शुरू होते हैं उससे पहले उसके जस्ट वहीं से, यानी कि उसके जस्ट ऊपर से सेकेंडरी रूट डेवलप होना शुरू होती हैं। और यही जो सेकेंडरी रूट हमारी है, या सेकेंडरी रूट जो डेवलप होती है, यही हमारा लास्ट में लगभग सीडलिंग से लेके जब तक कि पौधा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये सीडलिंग, ये जो हमारी रूट है, इसमें कौन सी रूट है? सेकेंडरी रूट, दैट इज द परमानेंट टाइप ऑफ द रूट। सेकेंडरी रूट क्या होती है? ये परमानेंट टाइप ऑफ द रूट होती है। और ये जो रूट होते हैं एडवांटेजेस रूट होती है। पहली बात तो जो भी हमारे सीरियल्स क्रॉप होती है उसमें एडवांटेजेस रूट होती है, जैसे राइस में भी होती है, व्हीट में भी होती है ना। तो ये जो रूट है हमारी परमानेंट टाइप की रूट है। और एक जो रूट्स है वो काम करती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का, वाटर एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, और जो कि पौधे को ट्रांसफर करेंगी यहाँ पे, है ना, जाइलम फ्लोएम के थ्रू। तो ये रूट का हमारा पूरा पार्ट हो गया लगभग। और जो हमारी टेम्परेरी रूट है वो 20 दिन तक एक्टिव रहती है। इसके बाद हमारी क्या होती है? डाई हो जाती हैं। और उसके बाद हमारी कौन सी रूट डेवलप होती है? परमानेंट रूट डेवलप होती है ना। बात क्लियर है? और जो परमानेंट रूट डेवलप होती हैं वो लगभग हमारी लास्ट तक सपोर्ट करती हैं। किस स्टेज से सपोर्ट करेंगी? जब तक कि पौधा मैच्योर नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये साथ में वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करेंगी, पौधे की मदद करेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? चीज़ समझ होता है कि जो हमारी रूट है कितने सेंटीमीटर में लगभग है? लगभग है हमारी रूट यहाँ पे जो पौधे की रूट है 10 से 10 सेंटीमीटर में, है ना। इनकी गहराई कितनी? 10 सेंटीमीटर में। यानी कि जब हम इरिगेशन देंगे, वाटर देंगे, तो हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूट्रिएंट जब देंगे तो 10 सेंटीमीटर तक हमारा न्यूट्रिएंट रहना चाहिए। उसके नीचे अगर हम न्यूट्रिएंट को लीच आउट कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट हमारे काम में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए हमें ओवर फ्लडिंग नहीं करना इरिगेशन के दौरान, अदरवाइज न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? लीचिंग हो जाएगी, है ना। इसको लिखते रहो थोड़ा थोड़ा, ट्रेड डाउन कर लो जो चीज़ समझ में आती है। मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो फ्रूट होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंट मतलब वेरियस टाइप, बहुत सारे टिलर्स होते हैं, ठीक है। लगभग कितने टिलर्स होते हैं? 5 से 6 नहीं होते हैं, इसमें 5 से 6 हैं हालांकि, लेकिन डिपेंड ऑन द वेराइटीज। जो टिलर्स हमारी वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कितने टिलर्स होंगे पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ द व्हीट में। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें 4-5 टिलर ही हैं, लेकिन टिलर लगभग होते हैं 10 से 12 टिलर हो सकते हैं, ठीक है। 8 से 12 टिलर तक हो सकते हैं पौधों में, व्हीट में। तो हम टिलर्स को देखते हैं। एक टिलर्स को हम लेते हैं अब यहाँ पे, सिंगल टिलर को, यहाँ पे सिंगल प्लांट को, इसको पकड़ लो आप। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखो क्या चीज़ है। पहले तो हमारा क्या होगा? सीरीज होता है प्लस इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट, दोनों ही मिला के क्या कहलाएगा? हमारा कल्म कहलाता है, ठीक है। लेकिन स्टेम वाला हो गया नीचे वाला, और इन्फ्लोरेसेंस प्लस इन्फ्लोरेंस इज कल्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नोड होते हैं और क्या होते हैं? इंटर नोड, यानी कि नोड, दो नोड के बीच का जो मीन्स गैप है वो क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटर नोड होता है व्हीट का,
स्टार्टिंग में क्या होता है तुम्हारा, छोटा होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, थोड़ा बड़ा, इसके बाद और बड़ा, इसके बाद और बड़ा, यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब अपर वाला जो इंटरनोड होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनोड, एंड जो स्मॉलेस्ट इंटरनोड होगा सबसे लोएस्ट इंटरनोड होगा, जहाँ से रूट निकलती है। इसका कारण हम बताएंगे बाद में क्लास में, अभी हम समझेंगे सिर्फ हम बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा इंटरनोड है व्हीट का जो इंटरनोड होता है कैसा होता है, होलो होता है। होलो मीन्स खोखला होता है। बात क्लियर है? यस सर। तो इंटरनोड हमारा कैसा होगा, होलो होगा, और जो नोड होगा क्या होगा, सॉलिड होता है। लेकिन मैंने एक स्पीसीज बताया था जिसमें क्या होता है, नोड स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी यानी पिथ लाइक यानी पिथ होता है उसमें, यानी स्पॉन्जी टाइप का होगा। किसमें होता है, स्पॉन्जी टाइप, मैक्रोनी व्हीट में, है ना, ऐसा होता है। मैक्रोनी व्हीट किसको बोलते हैं, ड्यूरम को ही बोलते हैं। ड्यूरम। तो ड्यूरम का जो हमारा नोड होता है वो क्या होता है, ड्यूरम व्हीट का पिथ होता है उसमें, यानी हल्का स्पॉन्जी होता है, हार्डी नहीं होता। वो कितना हार्डी, इसको चेक करो, पकड़ो इसको, ये चीज को, ये इंटरनोड है, नोड है, हार्डी है, और ये चीज क्या है, होलो है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इस तरह से हमारे इंटरनोड्स हो गए पौधे के। इसमें किसी कोई डाउट हो इंटरनोड में तो बताओ, अभी कोई डाउट नहीं है ना। देन आगे बढ़ते हैं लीफ में हम चलते हैं। तो लीफ जो होती है उसमें 4 पार्ट हमने बताए थे लीफ के। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, कोई बता सकता है? 4 पार्ट ऑफ द लीफ ब्लेड, यहाँ पे क्या होते हैं, लेग्यूल एंड ऑरिकल। 4 पार्ट क्लियर है? यस सर। ये जो पार्ट होता है हमारा, जो कवर करता है किसको, इंटरनोड को, यानी कि इंटरनोड को सपोर्ट भी करता है और इंटरनोड को मजबूती भी देता है। ये क्या कहलाता है, लीफ शीथ कहलाता है। बात क्लियर रहेगी लीफ शीथ की, इसमें कोई डाउट किसी को लीफ शीथ में? इसके बाद जैसे ही जो जंक्शन होता है लीफ, ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, जो ओपन फ्लैग लाइक पार्ट होता है, दैट इज द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड जो होता है मोस्टली एक्सपोज्ड होता है किसमें, सोलर रेडिएशन में, यानी सोलर रेडिएशन को कैप्चर करता है, देन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एज ए कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट हमारे मतलब जो पौधा है हमारा क्या है, लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है सोलर रेडिएशन में। ये बात क्लियर है? और जब ये सोलर रेडिएशन के साथ एक्सपोज हो तो क्या करेगा, सोलर को हार्वेस्ट करेगा, यानी सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यूज कर रहा है किस चीज़ के, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी में। और जैसे ही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा तो जो हमारा किसके रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। तो जो पौधा है इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता रहता है पूरे पौधे में, ग्रीन प्लांट में, जो कि एनर्जी भी देता है, ग्रोथ भी करता है उससे। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट है, और पूरे ग्रीन प्लांट होता है। उसको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, समझो पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा अपने को एज्यूम करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, यहाँ पे स्टोर रहेगा स्टार्टिंग में। साथ में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे काम आएगा, पौधे के रिस्पिरेशन प्रोसेस में काम आएगा, ठीक है। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो काम आता है कार्बोहाइड्रेट, उसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट फोटोसिंथेसिस निकल गया था कि हमारा नेट फोटोसिंथेसिस कितना हुआ एग्जैक्ट। तो नेट फोटोसिंथेसिस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स टोटल इकट्ठा हुए हैं उसमें से रिस्पिरेशन लॉस में कितना यूज हो गया है रिस्पिरेशन के दौरान। और जो भी फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन में यूज हो जाता है, कहाँ यूज होता है, रिस्पिरेशन में, उसके बाद जो बचता है फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं नेट फोटोसिंथेसिस, यानी नेट प्रोडक्ट कितना हुआ, नेट प्रोडक्टिविटी निकल आई इसकी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऑरिकल एंड लिग्यूल पाए जाते हैं, 2 चीज़ें पाई जाती थी, ऑरिकल पाया जाता था और लिग्यूल पाया जाता है। ऑरिकल के बारे में हमने क्या बताया था, लिग्यूल के बारे में क्या बताया था, कौन बता सकता है, कोई है जो बता पाए? अपेंडेजेज होता है, क्या होता है, मेमेल लाइक अपेंडेजेज इज कॉल्ड एज द लिग्यूल, जो कहाँ पे होगा, कॉलर में होगा। किसके कॉलर में होगा, लीफ ब्लेड एंड लीफ सीट के जंक्शन में होगा। यहाँ पे देखो जंक्शन, ये देखो यहाँ पे लिग्यूल दिख रहा है, पतला का, ये देखो यहाँ पे लिग्यूल है, ठीक है। ये वाला ऊपर, हाँ नहीं ये वाला लिग्यूल है, हाँ। और जो मेम्ब्रेनस हॉर्न लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, हॉर्न लाइक, हॉर्न मतलब सिंग, इधर वाले देखो, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑरिकल कहलाते हैं, हेयर डी थोड़ा है ना। तो ऑरिकल एंड लिग्यूल कहाँ पे होते हैं, जंक्शन ऑफ द लीफ ब्लेड एंड लीफ शीथ में। हमें एक चीज़ नोट करना चाहिए यहाँ पे कि जो लिग्यूल होता है, फैलिस माइनर का लिग्यूल जो होगा 3 गुना बड़ा होता है किसके कंपेरिजन में, व्हीट के कंपेरिजन में। अभी हम फैलिस माइनर को भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ओके। तो लिग्यूल लीफ पार्ट में कोई डाउट किसी को, लीफ पार्ट हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और ऊपर की ओर। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फ्लैग लीफ पाया जाता है सबसे ऊपर, यानी कि अपर मोस्ट लीफ इज नोन एज द फ्लैग लीफ। इधर देखो फ्लैग है ना, बात क्लियर है यहाँ पे। और जो फ्लैग लीफ अपर मोस्ट है ऊपर वाली, अच्छा फ्लैग लीफ जो होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है किसमें,
सोलर रेडिएशन में सन के साथ एक्सपोज होती है सबसे ज़्यादा, है ना। बात क्लियर है आप लोगों को ना। तो जो फ्लैग लीफ है सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन के साथ अगर एक्सपोज्ड है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या करेगी, हार्वेस्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को, हार्वेस्ट करेगी सोलर रेडिएशन को, कन्वर्ट करेगी किसमें, फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर देगी, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगी, है ना। यही जो फ्लैग लीफ होती है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी किसमें, फोटोसिंथेसिस में, एंड आल्सो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट ऑन द फुलफिल द ग्रेन, ठीक है। यानी ग्रेन फिलिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगी, फ्लैग लीफ करेगी। यानी कि जो फ्लैग लीफ है 52% कंट्रीब्यूट करती है फोटोसिंथेसिस में, एंड 40% कंट्रीब्यूट करती है किसमें, यील्ड में, यानी कि व्हीट की फिलिंग में। यानी जो पूरा मटेरियल है पूरे प्लांट का, उसमें जो व्हीट में यहाँ पे आएगा सीड में जो आएगा मटेरियल, वो लगभग 40% फ्लैग लीफ कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कितना कंट्रीब्यूट करती है, 52%। इसमें किसी सीड फिलिंग में, सीड फिलिंग मतलब होगा, आगे चल के हम बताएंगे सीड फिलिंग के बारे में। पार्टिशनिंग होती है, पार्टिशनिंग बाद फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे पौधा जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस स्टोर करता है, वो ट्रांसलोकेट होगा कहाँ की ओर, सिंक की ओर। सिंक यानी सीड की ओर जाएगा, और सोर्स यानी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। बात क्लियर है। सर इसको स्पाइक लीफ भी बोलते हैं। स्पाइक बोलते हैं इसको, बताया तो था। सर स्पाइक लीफ भी बोल सकते हैं इसको। स्पाइक लीफ बोलते नहीं, पर तुम्हारी मर्जी ये कह सकते हो, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है, ठीक है। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लैग लीफ ही बोलते हैं, क्योंकि फ्लैग के आकार की देखो दिख रही है एकदम पूरा अपर मोस्ट, है ना, और लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपोज है, सबसे ऊपर है। हाँ। तो फ्लैग लीफ कंप्लीट हो गया ना हमारा। इसमें कोई डाउट किसी को, फ्लैग लीफ में कोई डाउट नहीं है। इंटरनोड नोड का इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, एंड हेड भी बोलते हैं। स्पाइक, ईयर एंड हेड व्हीट के केस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कहला गया इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट। क्लियर है। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होंगे तुम्हारे, स्पाइकलेट्स होंगे, बहुत सारे स्पाइकलेट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पाइकलेट, और स्पाइकलेट जो हमारा अटैच होता है किसके साथ होता है, अटैच होता है रेचिड्स के साथ होता है। रेचिड्स क्या होता है, जिग जैग एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इसका जो एक्सिस होगा जिग जैग होगा। एक और पौधा, एक इन्फ्लोरेसेंस देना इधर से, क्या निकाला हमने, ये देखो रेचिड्स क्या है, जिग जैग है, जिग जैग एक्सिस है, यानी कि ऐसे ऐसे करके जिग जैग एक्सिस होगा। लेकिन जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं तुम देखोगे जब, तो क्या होगा, ये भी जिग जैग पैटर्न में अरेंज होते हैं, ना कि मतलब कि एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होते, बल्कि जिग जैग पैटर्न में अल्टरनेट अरेंज होते हैं। यानी कि एक यहाँ पे अगर फ्लोरेट है तो एक फ्लोरेट कहाँ पे है, इधर ऊपर की ओर, एक यहाँ पे है तो एक ऊपर है, फिर एक इधर है, फिर इधर है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, सॉरी स्पाइकलेट पाई जाती है, स्पाइकलेट हो गया ये, ओके। स्पाइकलेट हम जब एक निकालते हैं तो एक स्पाइकलेट निकालो, कोई एक एक करके निकालो। स्पाइकलेट देखो यहाँ पे स्पाइकलेट निकला है, यस सर। ये हमारी क्या है, स्पाइकलेट हो गई व्हीट की, ओके। और इस स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लोरेट हैं, लगभग जितने हमें ऑन दिख रहे होंगे, ऑन उतना स्पाइकलेट, लगभग यहाँ पे 3 स्पाइकलेट दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 3 से 5 बैरी करते हैं। यानी कि स्पाइकलेट्स फ्लोरेट्स हमारे बैरी करते हैं, एक स्पाइकलेट में 1 to 5 बैरी करते हैं। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बता दो, अभी कोई डाउट नहीं। कहाँ से डिस्कनेक्ट करें सर? स्पाइकलेट यहाँ पे वो रेचिड से देखो, डिस्कनेक्ट करो। और जो फ्लोरेट्स होंगे एक स्पाइकलेट में कितने होंगे, 3 से 5 होंगे। ये फ्लोरेट्स में क्या होते हैं तुम्हारे, इसके अलग अलग पार्ट बताया था मैंने, कौन कौन से पार्ट बताया था फ्लोरेट्स में। अब हम पकड़ते हैं फ्लोरेट्स को, ये हमने ले लिया क्या, फ्लोरेट। फ्लोरेट्स में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो होगा तुम्हारा क्या, लेमा, एक होता है पेलिया, और फिर क्या होते हैं इसमें, ऑन होते हैं। और लेमा एंड पेलिया के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, हमारे जो भी हमारे फ्लावर्स के ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। फ्लावर्स के अंदर क्या होता है तुम्हारा, एंथर होगा, पोलन होगा, ठीक है, फिलामेंट्स होंगे, और क्या होता है, स्टिग्मा होगा, स्टेमन होगा। बात क्लियर है। स्टिग्मा, स्टेमन, फिलामेंट्स एंड इसके बाद फिर एंथर्स पाए जाएंगे। एंथर्स के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा सीड का, ओके। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो नीचे वाला पार्ट है क्या कहला गया है, पेलिया है, इनर पार्ट, एंड अपर पार्ट क्या कहला गया, लेमा। और मैंने बताया था क्लास में एक चीज, लेमा में क्या अटैच होता है, ऑन अटैच होता है। लेमा के साथ क्या अटैच होगा, ऑन अटैच होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इसके अंदर क्या होगा, फिर सीड बनेगा आगे। लेकिन अभी क्या हुआ इसमें, अभी व्हीट इस स्टेज में है जहाँ पे देखो आप लोग पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन की स्टेज में व्हीट पहुंचा है। यहाँ पे देखो आप,
ये पोलन देखो निकल रहे हैं यहाँ से, यस सर। है ना, ये पोलेंस हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड का डेवलपमेंट्स होगा, यानी कि सीड बनेगा। बात यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट हो इसमें यहाँ तक? सर लेमा के साथ कौन सा पार्ट्स जुड़ा रहता है? लेमा के साथ होता है ऑन। ऑन मतलब ये जो ऊपर निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऑन कहलाते हैं, ऑन। और एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखो एक बार और आप लोग एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जो सबसे ऊपर है क्या है यहाँ पे, ऑन है ना, तो ऑन इज आल्सो मैक्सिमम एक्सपोज्ड विद द सोलर रेडिएशन। तो ऑन भी कंट्रीब्यूट करता है हमारा किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और ऑन लगभग 12% फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज आल्सो, नोट कर लो इसको।